दशहरा की एक दिन की छुट्टी है, बताओ एक दिन में कैसे रावण फूकेंगे? 3 लोग हैं, कम से कम 3 दिन की छुट्टी देनी चाहिए। अरे वो मेघनाथ और कुंभकर्ण उनको भी तो फूकेंगे। तो इंग्लिश में बोला कर। अपने ही जोक पे हंसेगा। हैं? लिखा कि नहीं लिखा? मुझे लगता है कि शायद कहीं पर कुछ कर। ठीक है। किसी भी गैस का टेम्परेचर, 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस टाइम पे जो हीट कैपेसिटी होगी उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे। तो सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मेरा सवाल ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे अलग अलग हीट क्यों लग रही है? सेम लगना चाहिए यार, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो। 1 मोल का तो वॉल्यूम बढ़ाना है, और 1 मोल का ही अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हीट कैसे लग सकती है? लिक्विड में तो सेम लग रही है, सॉलिड में सेम लग रही है, तो ये गैस में अलग अलग क्यों लग रहा है? ये कौन बताएगा? तू बता बे। हाँ हाँ। कोई आइडिया नहीं। मुझे कुछ, मुझे कोई आइडिया। हाँ वो हाथ उठा रहा है, बता बे। कांस्टेंट प्रेशर पे कम हीट लगेगा? क्यों? क्यों कम हीट लगेगा? बैठ जा, पहले खुद तो पता कर ले कि क्या बोलना है। और कोई? पहले से थोड़ा सा भी पढ़ के नहीं आता। तू करे हुए एकदम पीछे। हाँ हंस रही है, उसको लग रहा है जैसे पता होगा ना तुझे, तभी तो हंस रही हो। खड़े हो जा। अरे खड़े। तू नहीं, वो उधर। बैठ जा तू, बैठ। हाँ बता। नहीं पता है तो ऐसे ही हंस रही थी, फिर क्या सोच के हंस रही थी? पता नहीं क्लास में बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं। क्या लगता है तुझे, ऐसे ऐसे एक गेस बता कि क्या रीजन हो सकता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग हीट लग रहा है और कांस्टेंट प्रेशर पे अलग हीट लग रहा है? क्या रीजन हो सकता है? कोई आइडिया नहीं। बैठ। कुछ कहना चाहता है? देखो, अगर गैस है ना, सिर्फ सिर्फ गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। गैस है और अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसको मुझे क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। ठीक है। और हीट देंगे तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ। गैस एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, मतलब पिस्टन को फिक्स रखा है। गैस एक्सपेंड हो ही नहीं सकती। जितना हीट जा रहा है वो सब किस में जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लगाए, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसे में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपेंड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे? कॉन्ट्रैक्ट कौन बोल रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा? एक्सपेंड होगा। तो पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कि ऑन द सिस्टम? बाय द सिस्टम होगा। दिखाई दे रहा है ना? तो जो हम हीट दे रहे हैं उसमें से कुछ हीट चला जाएगा किस में?
वर्क करने में चला जाएगा, तो जो थोड़ा सा हीट बचेगा वही जाएगा किसमें, टेम्परेचर बढ़ाने में। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रहा था, जितना हीट दे रहे थे सब का सब जा रहा था किसमें, टेम्परेचर बढ़ाने में। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दे रहे हैं उसमें कुछ वर्क में चला जा रहा है और कुछ टेम्परेचर बढ़ाने में जा रहा है। किस केस में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले पे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। और किस केस में सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो सीपी की वैल्यू ज़्यादा होगी या सीवी की वैल्यू ज़्यादा होगी, सीवी की वैल्यू कम होती है, सीपी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर है, क्यूपी, क्यूपी वो कितना आएगा, एन सी पी डेल्टा टी, यही आएगा। और हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू वी से, वो कितना आएगा, एन सी वी डेल्टा टी, यही आएगा ना बे, यही आएगा, लिख लो। कौन ज़्यादा होगा, सीपी या सीवी, सीपी ज़्यादा होगा, क्या। और सीपी क्यों ज़्यादा होगा, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट देंगे तो उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ हीट चला जाएगा वर्क करने, तो टेम्परेचर में इंक्रीज उतना नहीं होगा। और टेम्परेचर में इंक्रीज अगर उतना करना है तो अपने को ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कई साल पहले तुम्हें याद होगा कि मैंने सी वी इज इक्वल टू बताया था कि वो डेल्टा यू के बराबर होता है, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, कभी पढ़ा है जिंदगी में, नहीं वो कह रहा है नहीं पढ़ा है, अब एक बार ओपन तो कर, आइसोकोरिक प्रोसेस ओपन करो। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने लिखवाया है, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, कभी जिंदगी में पढ़ाया है। इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर होगा, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। और कई साल पहले मैंने ये भी पढ़ा है कि क्यूपी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। मतलब डेल्टा एच कितने के बराबर होगा भाई, एन सी पी डेल्टा टी के बराबर। कुछ लोग ये फॉर्मूला याद भी रखते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और मैंने ये भी पढ़ा है, जो डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये कभी पढ़ा है, अरे फॉर्मूला याद है कि नहीं। ऐसा करो, डेल्टा एच की जगह पे रखो एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू की जगह पे क्या रखोगे, एन सी वी डेल्टा टी, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एन आर डेल्टा टी। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एन कैंसिल हो रहा है कि डेल्टा टी पे, दोनों कैंसिल हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है। तो ये आएगा सी पी इज इक्वल टू कितना, सी वी प्लस क्या, आर। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू कितना पे, आर। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, पेयर्स रिलेशन बोलते हैं। कौन सा रिलेशन, पेयर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मेयर साहब साइंटिस्ट का नाम है, ये नहीं कि कोई मेयर साहब थे उन्होंने। तो सीपी और सीवी में से कौन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सीपी, आर टाइम्स आर यूनिट ज़्यादा है। क्या, आर टाइम्स नहीं, आर यूनिट ज़्यादा। तकलीफ में हो, अच्छा फिजिक्स वाले सर आएंगे तो यही फॉर्मूले को टोटली डिफरेंट तरीके से डिराइव करेंगे, और वो भी यही रिलेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। बट उनका तरीका अलग होगा। तो मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, लिख लो।
लिख लिया? अरे लिख लिया ना? तो सीपी और सीपी का जो डिफरेंस होता है वो कितने के बराबर होता है? आर के बराबर। लेकिन सीपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो कितने के बराबर होता है भाई? सीपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो कितने के बराबर होता है? गामा के बराबर। एक टर्म आता है, इस रेशियो को हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। हाँ, पॉइजन्स रेशियो। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है कि सीपी पे? सीपी। तो गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी छोटी? 1 से बड़ी होगी। दिख रहा है ना? लिख लो। तो रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन में डबल एस ना, वो जहर वाला पॉइजन नहीं। कोई अपने बेटे का नाम पॉइजन क्यों रखेगा? है ना? पूरे खानदान का ही नाम पॉइजन। जहरीले लोग हैं। तुम लोग का कोई टेस्ट होने वाला है क्या? हाँ, 8 का। इसके अंदर आत्मा आ जाती है क्या कभी कभी? है ना? एक ऐसा करो, एक कॉलम बनाओ, ऐसे 4 कॉलम, इधर टाइप्स ऑफ गैसेस, उस तरफ सीपी और उधर सीवी, और फिर क्या होता है? गामा। अगर लिखना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो ये वाली चीज़ ना, फिजिक्स वाले सर आएंगे, ये भी फिजिक्स वाले सर ये भी पढ़ाएंगे, है ना? राय सर पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, तो राय सर भी ये पढ़ाएंगे और तुम्हें बताएंगे कि ये सीपी और सीवी कैसे निकालते हैं अलग अलग गैसेस के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करके। डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हो ना? अभी तो कुछ होंगे नहीं जानते होंगे, तो वो मेरा पढ़ाना उस मेरा काम नहीं है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताएंगे। और जो सीवी होता है, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2। ठीक है। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टू क्या है? टू तो बताइए क्या होता है। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना भी होता है उसमें R/2 से डिवाइड करने से सीवी की वैल्यू आती है। ठीक। ये डिराइव कराएंगे फिजिक्स वाले से। ठीक। तो अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे? एक। तो जैसे हीलियम हुआ, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब हुए, ये सब मोनो एटॉमिक गैस होते हैं। इन सब के लिए जो सीवी की वैल्यू आती है वो आती है 3R/2। तो कोई बता सकता है इन मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी होगी? सीपी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5R/2, क्योंकि इसमें इसी में ऐड करोगे ना, तो सीपी कितना आएगा? ये 3R/2 प्लस क्या? आर, ये कितना आ रहा है? 5R/2। गामा कितना आएगा भाई? गामा पता कितना आ रहा है? CP/CV होता है कि CP/CP? ये आता है CP/CV। ये आएगा 5/क्या? 3। देख रहा है ना? वैसे 5/3 की वैल्यू डेसिमल में बता सकते हैं क्या? कितना आएगा? 1.66 या 1.67 बोल लो, ठीक है? तो ज़्यादा नज़दीक। पर मैं पर्सनली 5/3 प्रीफर करता हूँ, क्योंकि 1.66 5/3 के बराबर नहीं होता है। 1.66666 ऐसे करते जाओ तब बराबर होता है। ठीक है। तो तुम भी 5/3 ही लेना। डाई एटॉमिक गैस के लिए जो सीवी की वैल्यू होती है वो कितनी आती है? 5R/2। कोई बता सकता है सीपी की वैल्यू कितनी आएगी? 7R/2। तो ये गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 7/5। 1.4 आता है। पर 7/5 ज़्यादा कन्वीनियंट होता है याद करना। ठीक है। ट्राई एटॉमिक गैस में देखो, दो टाइप की ट्राई एटॉमिक गैस होती है ना। एक तो लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस हो, जैसे CO2 होता है, BCl2 हुआ, ये सब लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस है। और फिर कुछ नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस भी होते हैं, ओजोन है, SO2 है, NO2 है। ये सब अगर हैं तो ऐसी सिचुएशन में दो अलग अलग कंडीशन आता है। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बता। तो कितना होता है? हाँ, तो ये वैल्यू भी 5R/2 होती है ना। ये थियरी ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं हम। ये 3R/2 था और वो 5R/2 था, तो इसका 5R/2, इसका 5R/2, और ये 7/2 है, तो ये भी क्या आएगा? 7/2। ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी 5/2 होता है। तो ये कितना आएगा? 7R/2। तो ये कितना आएगा? 7/5।
1.4 दिख रहा ना। पर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए, जो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस होता है, उसके लिए ये CV की वैल्यू कितनी होती है? 3R होती है, एक्चुअली में 6R/2। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी भाई? 4R। तो गामा की वैल्यू कितनी होगी? 4/3 मतलब 1.33। 4/3 याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, छाप लो। और एक छोटा सा क्वेश्चन करे क्या? नहीं, इसको बस छाप। केमिस्ट्री में CP और CV का वैल्यू के डेरिवेशन का प्रोसेस नहीं है, याद रखना है बस। ठीक है, फिजिक्स वाले सर आएंगे, डिराइव करवाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा सकता। वैसे तुम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता होगा ना भैया? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइक, छोड़ो नहीं पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, ज़्यादा नॉलेज देना भी नुकसानदेह है। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई इसको? ठीक है, जल्दी छापो। कल भी तुम लोगों में क्लास लगी है क्या? तो रोज ही क्लास लगा देते हैं। 8 तारीख को बता देंगे। हाँ, हटा दें या पढ़ा दें? माइलस्टोन है, सिटी टेस्ट है? नहीं हटेगा, पढ़ाना पड़ेगा। कर लेंगे कुछ, कर लेंगे कुछ। किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास बुला ले क्या तुम लोग? इस संडे को खाली हो तुम लोग? इस संडे को कोई क्लास नहीं हो तुम्हारे? इस संडे कोई टेस्ट है या नहीं है? एक मिनट, तू बता। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ संडे को क्लास है या नहीं है? संडे को टेस्ट है या नहीं है? मतलब संडे को खाली हो तुम? खाली नहीं हो मतलब क्लास भी नहीं, टेस्ट भी नहीं, तब कैसे खाली नहीं हो? बे कपड़े धुलने हैं तुम्हें? बढ़िया बढ़िया, कपड़े धुलो, घर की सफाई करो, काम आएगा। हाँ, ठीक है। संडे को वैसे भी मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, एक दिन तो सोएं कम से कम इनसे। पढ़ाने के बाद कौन सा कर लेते हो? छोड़ देना। ठीक है, कर लिया होगा। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्यू क्या होता है वे? 0 होता है। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कंटेनर जिसमें कि जो जो कंटेनर के वॉल हैं वो बहुत ही एडियाबेटिक मटेरियल से बने। एडियाबेटिक मटेरियल का मतलब इससे हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता वे? हीट का ट्रांसफ़र इस पे नहीं हो सकता। तो अगर ये प्रोसेस कुछ करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हीट का ट्रांसफ़र ना हो, है ना, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो क्या ये किस तरह का सिस्टम है वे? ये क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो हीट दे सकते हैं और ना ही मैटर का ट्रांसफ़र कर सकते, दिख रहा है ना?
तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। और टेम्परेचर घटाया भी जा सकता है। बिल्कुल घटाया जा सकता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है, बस हीट नहीं दिया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि जब हीट नहीं दे पाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे? वर्क्स। ठीक है। अगर पिस्टन को मैं पिस्टन को ऐसे नीचे दबा दूं, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम? वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? अरे बोलो। बढ़ेगी। और ऐसे में सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। और एक्सपेंड कर देंगे, है ना? तो वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम? और जब सिस्टम काम करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और ऐसे में उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू इसका टेम्परेचर कम और ज़्यादा किया जा सकता है। हीट दे के कम या ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हीट जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना बे? और इस प्रोसेस में जो फॉर्मूला फॉलो होता है वो फॉलो होता है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे गामा क्या है बे? वही पॉइजन रेशियो सी पी बाई सी वी। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न था कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस तो आप पढ़ाए ही नहीं। तो आए थे तो क्लास के बाद कि सर आपने सारे प्रोसेस लिखवाए थे, लास्ट में एडियाबेटिक था वो पढ़ाए भी नहीं, वो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ाने लग गया। तो ऐसे मिल जाते हैं कुछ लोग क्लास के बाद। उनको बता दो कि बिना एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ाए क्या मैं हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा सकता था? और हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ाता तो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बता पाता। मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बता पाता तो सीपी और सीवी नहीं बता पाता। और सीपी और सीवी नहीं बता पाता तो गामा नहीं पढ़ा पाता। और गामा नहीं पढ़ाते तो एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे पढ़ाता? टेक्निकली मैं एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाने ही जा रहा था, पर क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ने के लिए गामा तुम्हें जानना जरूरी है, इसीलिए उससे पहले वे सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ी। ठीक है ना भे? लिख लो। एक छोटा सा क्वेश्चन कर। कर लिया? लिखो। Derive the relation between P and T and V and T for an adiabatic process. एक P और V में तो रिलेशन मैंने बता दिया एडियाबेटिक प्रोसेस में। पर क्या तुम प्रेशर और टेम्परेचर में भी रिलेशन निकाल सकते हो? और प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम में भी रिलेशन निकाल सकते हो? निकालो। ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में, पढ़ ले। आज कम लोग आएंगे, यहाँ जो बैठते वो भी नहीं आए हैं। उधर तेरे पीछे नहीं आए ना, कि उधर बैठे गए? और यहाँ जो बैठती थी जो उधर जाके बैठ गई वो भी नहीं आई है। इसको टेक लेने का मन करता था, कहाँ वो और पीछे चली गई क्या? कार ही न चली जाए पीछे जाते जाते। ताकि वो दोनों तो पता नहीं कहाँ एक साथ गायब हो गए।
क्या बेटे रहे? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। तो करना फिर कुछ तो करो, हम कुछ पेन वेन चला अपने से। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। प्रेशर टेम्परेचर वाला कर देता हूँ, वॉल्यूम टेम्परेचर वाला तुम करना। पी पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, ये तो पढ़े हो ना। ये इसको के मान लेते हैं, के की वैल्यू अपने को नहीं पता। ठीक है। पी वी टू द पावर गामा इसमें कांस्टेंट होता है, पर क्या पी वी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो होगा कि नहीं होगा बेस में? क्या एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। पी वी इक्वल टू एनआरटी तो सारे आइडियल गैस पे फॉलो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एनआरटी फॉलो होगा, तो क्या तुम ये बता सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा? एनआरटी बाई पी, यही आएगा ना? क्या इस वॉल्यूम को उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो पी इंटू एनआरटी बाई पी होल टू द पावर क्या आएगा? गामा इज इक्वल टू क्या पे? हम कांस्टेंट। क्या? अब n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, उसको उधर ले जाओ। ये क्या बनेगा देखो ध्यान से। ये p टू द पावर गामा नीचे है, और यहाँ p टू द पावर क्या है? 1। तो p टू द पावर क्या बनेगा? 1 माइनस गामा। ये समझ में आता है कि नहीं आता? थोड़ा थोड़ा मैथ्स आना चाहिए। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? अरे हाथ उठाओ, बताएंगे भाई, हाथ उठाओ। और यहाँ वी टी टू द पावर क्या आएगा? गामा। और वहाँ k डिवाइडेड बाई सम n टू द पावर गामा और r टू द पावर गामा, यही आएगा ना? इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोई k डैश, ये बोल सकते हो ना? p और t में ये रिलेशन। ऐसे v और t में रिलेशन अपने मन से बताओ। कितने लोग ये अपने मन से कर पाए थे डिराइव? बहुत कम लोग। वो वाला करो जल्दी से। ऐसे ही देखो क्या आ रहा है। कर लिया होगा। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन निकाल लिए? पता नहीं सब क्या करते रहते हैं। देखो इधर, तो यहाँ पर पी वी इक्वल टू एन आर टी में अगर तुम देखो तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? सॉरी, P इज इक्वल टू क्या आएगा? एन आर टी बाई वी, यही आएगा ना? और एन आर टी बाई वी है, और पी वी टू द पावर गामा को अगर पेस्ट करना है यहाँ पे, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ p की जगह पे क्या लिखोगे? एन आर टी बाई वी, और वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या? के। अब यहाँ देख t आ रहा है और v टू द पावर 1 है ना, तो यहाँ क्या आएगा? t v टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सम के डबल डैश। समझ में आ रहा है? यही बनेगा ना वे? ये कितने लोग अपने मन से सही से डिराइव कर पाए? कठिन है क्या? अरे कहाँ गलत होगा यार। एक एक ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर। ठीक है, बाकी लोग पहले छाप लो।
लिखो। हाँ ठीक, यही वाला। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम क्या कितना दिया हुआ है? 400 ml। और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? हाँ, 600 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है? 3.2 मतलब 3200 ml, यही आएगा। और फाइनल टेम्परेचर पूछा, यही गया है ना बे? ये फार्मूला का भी पढ़े हो तुम लोग? V1T1 इज इक्वल टू क्या? V2T2। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है? कितने लोगों को ये फार्मूला याद है? हाथ उठाओ। हाथ भी उठा रखा, इससे याद है बे? कभी पढ़ा ही नहीं। फार्मूला तो पढ़ाए हैं ये। V1/T1 इज इक्वल टू क्या? V2/T2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फार्मूला कितने लोग सही सही लगाया हो? याद उठा रहा, गलत है भाई। ये फार्मूला तब काम करता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। आइसोबैरिक में कांस्टेंट काम करेगा। ये प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक। तो जो प्रोसेस होगा वो लगाओगे, जो अपने मन से याद रहेगा वो लगा दोगे। तो फार्मूला क्या होता है? V1T1 2 to the power gamma-1 इज इक्वल टू V2T2 2 to the power gamma-1। ये फार्मूला कितने लोग सही सही लगा पाए? तो भी हाथ उठा रहे हैं। ये भी गलत है। फॉर्मूला तो ठीक से देखा करो। V2 to the power gamma-1 होता, T to the power gamma-1 नहीं होता। देख रहे हैं? ये फॉर्मूला कितने लोग लगाए हो? अरे इस पे तो हाथ उठाओ यार, ये सही है। अभी अभी वो जस्ट पढ़ा है, देख। TV to the power gamma-1 दिख रहा है ना? तो एट
एडियाबेटिक प्रोसेस ये आता है टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आता है ना। इसका मतलब टी वन वी वन टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कितना होगा, टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला कितने लोग लगाए हो सही सही, यही तो फॉर्मूला था वैसे पहले वाला। तो टी वन कितना दिया है जल्दी बता, 600। और वी वन कितना दिया है, 400। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना जो लिख रहे हैं। हाँ वो कह रहा है नहीं दिखाई दे रहा, अरे भाई ये तो दिख रहा है तुम्हें। तो मुझे देख के क्या करना है तुम्हें, इसके पावर क्या रहेगा गामा माइनस वन। ए गामा की वैल्यू कितना होता है, SO2 मोनो एटॉमिक गैस है कि डाई एटॉमिक गैस है, अरे ट्राई एटॉमिक है ये। मोनो डाई ट्राई पहचानते हो ना। अब SO2 ये बता लीनियर ट्राई एटॉमिक है कि नॉन लीनियर ट्राई। तो गामा की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। यहाँ आएगा 4/3 -1 इज इक्वल टू टी टू कितना है अब वो तो बताना है, और V2 कितना है 3200 टू द पावर 4/3 -1, यही आ रहा है। सॉल्व करो, मेहनत करो, आंसर निकालो। निकाल पाओगे, कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे। ये तो बाकी किए क्या हो बे, जल्दी से सॉल्व कर बताओ T2 कितना आ रहा है। मैं सच में दिखाई नहीं दे रहा हूं। अब दिख रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पॉज है, रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आती है, रिकॉर्डिंग में आवाज ही नहीं आती मेरी, और दिखाई भी मैं नहीं देता हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ तो अच्छी बात है ना, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहोगे, हमेशा क्लास में आओगे। हाँ कभी कभी, तू लोगों को नहीं बे, मतलब वो मैं कर सकता हूँ, मतलब अब मुझे तो नीट वीट निकालना नहीं है ना, जब तक नीट नहीं निकलता है तब तक तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। रोज आना है, रोज सीरियसली पढ़ाई करनी है। जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ, कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए, जल्दी करो। तू कब चाहते है खत्म कर, मैं तो जल्दी से खत्म कर दूंगा। सवाल ये नहीं है कि मैं कब सिलेबस खत्म कर रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम क्या सिलेबस कर पाओगे उस टाइम पे। क्योंकि मैं कर देता हूँ। वो कैसे होगा, तुम्हें सिलेबस अच्छे से करना है कि जल्दी से। हाँ तो वही करेंगे, वही करेंगे। अब देखो कुछ लोगों का कंसर्न ही टेस्ट वाला रहता है यार, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। बहुत सारे लोग अभी 2-3 लोग आके हमको क्लास के बाद मिले, सर वो टेस्ट का हो ही नहीं पा रहा है, टेस्ट में कैसे नंबर लाएं बता दीजिए। तो टेस्ट में नंबर लाना है तो टेस्ट के 3 दिन पहले क्लास छोड़ के घर पे बैठ के पूरा टेस्ट की तैयारी किया करो, टेस्ट में नंबर आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट में आ जाएगा। कंसर्न अपना चेंज करने की जरूरत है ना, छोटा छोटा जो
क्या बोलो यार इसको, मतलब जब तुम्हारा टारगेट ही इतना छोटा है कि हम मतलब तुम्हारा सपना ही बस इतना है कि भैया हमारा टेस्ट में बढ़िया नंबर आ जाए, तो फिर शायद उसमें भी अच्छा नंबर ना आए, है ना। टारगेट कम से कम बड़ा रखो, है ना, कि नीट में कम से कम 650 नंबर आ जाए, है ना। अब वो आएगा नहीं वो अलग बात है, पर एटलीस्ट तुम उनसे तो आगे ही रहोगे जिनके दिमाग में ये चलता रहा है कि टेस्ट में कम से कम 550 नंबर आ जाए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली तुम उनसे हमेशा आगे रहोगे जिनके दिमाग में ये चलता है कि टेस्ट में यहाँ के 500 नंबर आ जाए। और अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि नहीं हमको एग्ज़ाम में 650 लाना है, तुम उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। तो हाँ, गुड़ का थूक के बात कर रहे थे। तो पेपर खा रहा था। बिना फिल्टर के बोलता है क्या तू? हैं? मतलब तुझे अभी लगता है कि तू सही नहीं पढ़ रहा? ठीक, इसीलिए टेस्ट होते हैं। खैर, इसको सॉल्व करना है, जो T2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? 300 केल्विन आएगी। दिख रहा है ना भाई? 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम में ना कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दिया रहता है। कितने लोग ये आंसर सही सही निकाल पाए? तो क्या चाहते हो कि मैं इसको सॉल्व करूं बे? चलो सॉल्व करते हैं, देखो। जो T2 की वैल्यू आएगी वो आएगा 600 इंटू 400, 400 डिवाइडेड बाई 3200 होल टू द पावर 1/3। यही आ रहा है। 4/3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1/3। ये 400/3200 कितना आता है? 1/8। यही आ रहा है। 1/8 का अपने को क्यूब रूट लेना है। 1/3 का मतलब जानते हो ना? तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। तो 600 इंटू 1/2, ये कितना आएगा भैया? कठिन था भैया। मैथ्स थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो मैथ्स लगाना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ हाँ, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो मान ले कि एक प्रोसेस है एडियाबेटिक इस टाइप का। और इसमें ये एक प्रोसेस है, ध्यान से देख। ये एक प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में ये जो प्रोसेस होता है, ये जो ग्राफ बनता है, ये कैसा ग्राफ होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर इसी ग्राफ में मुझे एडियाबेटिक का ग्राफ बनाना हो तो वो ग्राफ कैसा बनेगा ये तुम्हें बताना। ठीक है, तो क्या ये ग्राफ ऐसा होगा, पहला वाला? या क्या ये ग्राफ ऐसा होगा, दूसरा वाला? या फिर ब्लू वाला ले लेते हैं। क्या ये ग्राफ ऐसा होगा जो ऊपर होगा पहले और बाद में नीचे चला जाएगा? और एक और ग्राफ ले लेते हैं, पहले नीचे होगा और बाद में किधर चला जाएगा? ऊपर। आई होप कि सारे ग्राफ समझ में आ रहे होंगे तुम्हें। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्हाइट वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है? आइसोथर्मल। ठीक है, और इसमें से एक एडियाबेटिक वाला ग्राफ है। तुम्हें बताना है कि कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक वाला ग्राफ होगा। 1 2 3 4, 1 वाला ग्रीन है, 2 वाला येलो है, 3 ब्लू और 4 पिंक। ठीक है, आई होप कि कोई कलर ब्लाइंड ना हो, इसलिए नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक, तो तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है ये सोचने के लिए कि एडियाबेटिक का ग्राफ इसमें से कौन सा ग्राफ हो। ठीक है,
सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने मन से सोचना पड़ेगा। मैं ऐसा बना बनाया खाना नहीं खिला रहा तुम लोग, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अब जिनको 1 मिनट का टाइम दिए हैं सोचने के लिए, अगर उस 1 मिनट में ये लोग ब्रेक ले रहे हैं, मेंटल रेस्ट, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर से इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो फिर कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। कुछ भी सोचो, क्या रीज़न हो सकता है, किधर ग्राफ जाएगा, मतलब कैसा बनेगा, कुछ तो सोचो। इसके लिए केमिस्ट्री नहीं चाहिए, इसके लिए बस बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस चाहिए, थोड़ा सा मैथ चाहिए। कितने लोगों को लगता है, कुछ ना कुछ आंसर सोच लेना भाई सब लोग। हाँ, सब में किसी न किसी का हाथ उठना चाहिए, तो बहुत मारेंगे। कितने लोगों को लगता है कि पहला वाला ग्राफ एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है? पूछा हाथ उठाओ। 3 लोग, 4, ये छोटा सा हाथ उठा रहे हैं, 5। ये ऐसे हाथ उठाती है ताकि कोई गलती से देख ना ले, हाथ उठाया भी है नहीं। और कोई भी? पहला वाला। सेकंड वाला ग्राफ कितने लोगों को लगता है ऑलवेज एबव द आइसोथर्मल? तब सेकंड वाला आइसोथर्मल से हमेशा ऊपर होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा पर आइसोथर्मल से ऊपर होगा। ऊंचा हाथ उठाओ। तो ये सेकंड वाला लगता है? शायद लग रहा है तुझे, लग रहा है कि शायद हो सकता है। थर्ड वाला कितने लोगों को लगता है कि पहले, थर्ड वाला कौन सा है बे? ब्लू वाला। थर्ड वाले में पहले ग्राफ ऊपर रहेगा और बाद में नीचे चला जाएगा। ये कितने लोगों को लगता है? ऊंचा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5, इसमें काफी सारे लोग हैं यार। और फोर्थ वाला कितने लोगों को लगता है, मतलब पहले नीचे रहेगा और बाद में ऊपर चला जाएगा? ठीक है, चलो मैं बताता हूं तुम्हें। जो एडियाबेटिक का ग्राफ होता है, एडियाबेटिक का, उसमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो होता है, कौन सा ग्राफ फॉलो होता है? पी वी टू द पावर गामा, यही फॉलो होता है ना बे? ठीक, ध्यान से सुनो। आइसोथर्मल में क्या फॉलो होता है? पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी इज इक्वल टू क्या बे? कॉन्स्टेंट। और एडियाबेटिक में क्या फॉलो होता है? पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। यही होता है ना? आइसोथर्मल में पी का जब ग्राफ बनाएंगे, ये आएगा के डिवाइडेड बाई वी, यही आएगा। और एडियाबेटिक में बनाओगे तो ये क्या आएगा? के डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गामा, यही आएगा। अब एक बात बता, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये पी की वैल्यू क्या होगी भाई? घटेगी। अब एक बात बता, यहाँ पर वी टू द पावर में क्या है? 1। और यहाँ वी टू द पावर में क्या है? गामा की वैल्यू 1 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ दोनों में, तो दोनों ही केस में प्रेशर क्या होगा? घटेगा। लेकिन किस केस में ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होगा? आइसोथर्मल में कि एडियाबेटिक में? अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर में जो डिक्रीज होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस ज़्यादा स्टीप होगा या ज़्यादा फ्लैट होगा? ज़्यादा स्टीप होगा। समझ में आता? स्टीप अंग्रेजी समझ में आता है ना बे? किसमें ज़्यादा तेजी से डिक्रीज होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है? और कौन सा ग्राफ ऐसा है जिसमें तेजी से डिक्रीज हो रहा है? पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में बे? तीसरे वाले में। दिख रहा है ना? पहला वाला भी गलत है, ये चौथा वाला तो गलत ही है, ये भी गलत। ये ब्लू वाला जो प्रोसेस है, यही क्या है? एडियाबेटिक को एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक।
तकलीफ में हो? अच्छा, फिजिक्स वाले सर आएंगे ना तो खाली आधा ग्राफ बनाएंगे, इतना यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पर क्योंकि मुझे दोनों पढ़ाना है तो मैं पीछे भी ग्राफ बनाऊंगा। तो अगर एक्सपेंशन करेंगे ना तो एडियाबेटिक वाला ग्राफ किधर होगा? नीचे। और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो एडियाबेटिक वाला ग्राफ किधर होगा? ऊपर। समझ में आ रही है बात? ये ग्राफ बनता है, वहीं उसी में बना लेना। अगर कोई कोई कंटेनर है, कोई गैस है, इसको अगर मैं इस पॉइंट 1 से इस पॉइंट 2 तक एक्सपेंड करता हूँ, V1 से लेके V2 तक, ठीक है, ध्यान से देख, तो आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क डन होगा या एडियाबेटिक में ज़्यादा वर्क डन होगा? एरिया अंडर द कर्व किसका ज़्यादा है? आइसोथर्मल का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वर्क डन किस में ज़्यादा होगा? आइसोथर्मल में वर्क डन ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा, मान ले कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है मैम? ये येलो वाला कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। तो यहाँ पे दो प्रोसेस, 3 प्रोसेस है टोटल। ये है आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल, और ये है एडियाबेटिक। अगर मैं V1 से V2 जाता हूँ आइसोबारिक में, आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में, इस केस में वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। अरे बोलो। आइसोबारिक में वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही बोल रहे हो? देख रहा है ना? उसके बाद किस में वर्क डन ज़्यादा होगा? आइसोथर्मल। और सबसे कम वर्क डन एडियाबेटिक में होगा। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है क्या? पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन थोड़ा दूसरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो प्रोसेस लिखे हुए हैं, ये 1 और ये 2, ये दोनों ही एडियाबेटिक, ठीक है, दोनों ही क्या है? एडियाबेटिक। सेलेक्ट हो जाए यार। हो ही नहीं रहा सेलेक्ट, ये पूरा ही सेलेक्ट हो गया। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, ये दोनों ही एडियाबेटिक, ठीक है। तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा वाला हीलियम के लिए है और कौन सा वाला ऑक्सीजन के लिए। बता सकते हो? इसमें से एक हीलियम के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। सोचो बढ़िया से। कितने लोगों को लगता है कि पहला वाला ग्राफ हीलियम के लिए है? ऊंचा हाथ उठाओ बे। और कितने लोगों को लगता है दूसरा वाला ग्राफ हीलियम के लिए? और कितने लोगों को लगता है दोनों ही ग्राफ दोनों के लिए सही होंगे? ये तो नहीं हो पाएगा कभी। क्या? चलो देखते हैं। ये बता, दो गैसेज हैं, Pv⁻⁻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 ⁻
गामा 2। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर दोनों ही केस में क्या होगा, घटेगा। पर अगर गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो प्रेशर में डिक्रीज होगा वो भी क्या होगा बे, ज़्यादा होगा। कौन से ग्राफ में प्रेशर में डिक्रीज ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, पहले वाले में ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और अभी जस्ट मैंने कहा कि गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रेशर में डिक्रीज भी क्या होगा, ज़्यादा हो। किस केस में गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी, पहले या दूसरे में? पहले वाले में गामा की वैल्यू ज़्यादा हो। अब ये बताओ, ऑक्सीजन के लिए गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है कि हीलियम के लिए गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है? हाँ, हीलियम के लिए गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है, पढ़े हो ना बे। हीलियम के लिए गामा की वैल्यू 5/3 है,
1.66 और ऑक्सीजन के लिए 1.44। तकलीफ में हो तो मतलब कौन सा ग्राफ हीलियम के लिए होगा? पहला वाला। ठीक है, चलो। तो मान लें कि ये एक प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें एक ग्राफ ऑक्सीजन के लिए है और दूसरा ग्राफ क्या है? हीलियम के लिए। और ये एक प्रोसेस है V1 से लेके V2 तक। V1 से लेके V2 तक। ये बताओ, अगर V1 से V2 तक जा रहे हैं और हाँ V1 लिखा हुआ है, ये V1 लिखा हुआ है, ध्यान से देख। V1 से V2 तक जा रहे हैं, है ना? किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा, मोनोटॉमिक एटॉमिक के केस में या डाई एटॉमिक के केस में? डाई एटॉमिक के केस में वर्क डन ज़्यादा हो इन एडियाबैटिक प्रोसेस। दिखाई दे रहा है ना? और आइसोथर्मल में किसके केस में ज़्यादा होगा? आइसोथर्मल में मोनोएटॉमिक केस में वर्क डन ज़्यादा होगा कि डायटॉमिक के केस में? दोनों में बराबर होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में गामा नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बकवास कर रहे हैं? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तकलीफ में हो? हाँ, दिमाग लगाना पड़ रहा है। पर मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं सर क्वेश्चन हुआ तो पूछो पहले। ये है हमारा एक एडियाबैटिक प्रोसेस और ये है हमारा .1, ये है हमारा .2 और 1 से 2 जा रहे हैं। तुम्हें बताना है कि 1 से 2 में वर्क डन है वो कितना होगा। ये P1, P2, ये V1, P2 और इस जगह पे टेम्परेचर है T1 और इस जगह पे टेम्परेचर है T2। 1 से 2 जा रहे हैं, तुम्हें बताना इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। करो। वर्क डन बाई गैस पूछे हैं कि वर्क डन पूछे हम? वर्क डन, जल्दी निकालो। चलो सबकी कॉपी देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। भाई ये तो आइसोबैरिक का वर्क डन निकाल दिया तूने। मतलब तू कह रहे कि एडियाबैटिक और आइसोबैरिक में इक्वल वर्क डन होगा? नहीं, ये फार्मूला कहाँ पढ़ा है मैंने? आइसोबैरिक में पढ़ा है ना? और यही फार्मूला तो यहाँ भी निकाल ले। नहीं निकाल ले, लिखा है ना तूने यहाँ पे। तू तब से फोटो ही बना रही है। कम से कम ये ऐसा, ये जो ऐसा बनाया ना, तेरे लिए तो सीधा लाइन खींची हुई है। तू इधर से ऐसे टेढ़ा इधर क्यों मिला रही है? कॉमन सेंस बोलते हैं इसको। सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ है। अच्छा, मैंने टेढ़ा बनाया इसलिए इसने भी टेढ़ा बना दिया। बड़े अजीब प्राणी है यार।
अब ठीक है। सब बस फोटो बना के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अपने मन से वर्क डन निकल के आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा फिर। क्या करने की कोशिश कर रही है? समझने की नहीं। ये तो ये तो आइसोबैरिक का वर्क डन है। आइसोबैरिक का वर्क डन है या नहीं? तो एडियाबेटिक में आइसोबैरिक वाला क्यों फार्मूला लगा रही है? चलो मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। अबे आगे कर अपने। इस क्वेश्चन में दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा और पेन बिल्कुल नहीं चलाना। जीरो। अबे जीरो दिख रहा है तुम्हें उसमें? जीरो दिखाई दे रहा है? एरिया अंडर कर्व जीरो है क्या? देखा बे। एक्स और वाई एक्सिस तो सही से बनाती कम से कम। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद एक कर्व है। क्या लिखा है? आधा डब है। क्या किया? लिखा ही नहीं, काटा है तूने लिखने से ज्यादा। ये तो आइसोथर्मल का फार्मूला लिख रही है। नहीं, आइसोथर्मल का नहीं हुआ है। क्या बोल रही है? यहाँ से ये टी कांस्टेंट है। ये टी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? टी बाहर आ रहा है, इसका मतलब तो कह रही है कि टी कांस्टेंट है। है कि नहीं? ये क्या बने हुए मैगी जैसा? हैं? ग्राफ बनाने को बोले उसी में पता नहीं क्या क्या बना दिया। पूछने बोलेंगे 2 मिनट में यही बनेगा। नहीं। स्ट्रेट लाइन और कर्व में डिफरेंस पता है तुझे? स्ट्रेट लाइन है कि कर्व? कर्व है तो लिख दिया कर कि कर्व है, नहीं तो लोग इसको स्ट्रेट लाइन ही समझेंगे। एक बार स्ट्रेट लाइन बना के दिखा। कुछ तो कर। खाली फोटो बना के बैठे हो। ये क्या लिखा है तूने? P1 V1 = P2 V2। तुझे लगता है कि ये सही है? एडियाबैटिक में ये काम करता है? वो तो आइसोथर्मल में होता है ना। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंस पता है तुझे? पता है या नहीं पता ये बता। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंस नहीं पता? फिर कैसे करेगी? वह क्या लिख रहे हैं पर? जब कुछ लिखा ही नहीं छुपा क्या रहे हो फिर? अब इसमें आंसर कहाँ खोजूंगा मैं? सुबह तू भी खाली फोटो बना रखे। ये भी खाली फोटो बना रखे। सिर्फ फोटो बना के बैठे हैं सब। सॉल्व कर। बड़ी मेहनत किया है बे तू तो। हैं? के की वैल्यू पता है तुझे?
तब फिर कैसे निकाल रहा है? वो एक्सप्रेशन जिसमें के की वैल्यू नहीं पता है तो सॉल्व कैसे कर रहा है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो एक बहुत ही घटिया तरीका है इस प्रोसेस में वर्क डन निकालने का, कि यहाँ जो कर्व है उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल। ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस यही एरिया निकालना था। अब ये एरिया निकालने के लिए तुम क्या करते हो वो तुम देखो। ठीक है। पर मैं ये एरिया नहीं निकालने जा रहा, इतना इंटीग्रेशन आता ही नहीं मुझे। ठीक है। क्योंकि इस प्रोसेस में हीट क्या है वे, जीरो। तो डेल्टा यू जो होता है वो कितने के बराबर होता है? क्यू प्लस डब्लू बराबर। और क्यू क्या है? तो जो डब्लू आएगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर। और डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? तो जो डब्लू आएगा वो आएगा एन सी वी टी टू माइनस, यही आंसर। ये कितने लोग आंसर निकाल पाए? कठिन था बे। पता नहीं क्या कर रहे हैं सब, उसी में कुछ भी लगा रहे। और कुछ लोगों की कॉपियां देख के तो मतलब बॉटम ऑफ हार्ट से गाली निकल रही है। ऐसा ऐसा लिख रखे हैं। यही तो करना था, लिख लो। अच्छा, अगर तुमने कभी गलती से बुक पढ़ी हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का ये फार्मूला नहीं लिखा रहता। ठीक है। पर ये फार्मूला सही है और ये हमेशा काम करता है। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या फार्मूला लिखा रहता है मैं बताता हूँ। वहां पे कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ना सीवी नहीं दिया रहता है, क्या दिया रहता है? गामा दिया रहता है। तो ऐसे में तुमने पढ़ा है कि सीपी माइनस सीवी कितना होता है? आर के बराबर। तो ऐसा करो, इसमें सीवी से डिवाइड कर दो। ये क्या बनेगा बे? गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या? आर बाई सी वी। यही आ रहा है। तो सी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? गामा माइनस वन, यही आएगा। तो यहाँ सी वी की जगह पे तुम ये लिख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन। समझ में आ रहा है? तो अब ये करके तो यार मैंने और कॉम्प्लिकेट कर दिया एक्सप्रेशन को। ऐसे एन सी बी डेल्टा टी ज़्यादा सही था। ठीक है। तुम एल सी बी डेल्टा टी भी निकाल लेते हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। हाँ, पर कभी कभी क्वेश्चन में सीधा गामा दिया रहता है। ऐसे में तुम सी बी को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। ये दोनों ही फॉर्मूला सही है। ठीक है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और फिर छोड़ देंगे। लिख लिया ना? लिखो। Calculate work done by 2 moles of ozone gas kept at 27 degrees centigrade when expand its volume by 8 times adiabatically. एडियाबेटिकली अपना वॉल्यूम 8 टाइम्स कर ले रहा। तो तुम्हें बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। जल्दी करो, तुम्हारे पास समय है 5 मिनट।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ओजोन गैस मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक? ट्राई एटॉमिक है, पर वो लीनियर है कि नॉन लीनियर? ये तो मालूम है ना सबको। ठीक, इधर देख ले बे, वो फोन में पता नहीं क्या देख रहे। अभी ओजोन गैस डाई एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक? डाई एटॉमिक ना, वेरी गुड। पर उसमें वो लीनियर वाले में आता है कि नॉन लीनियर वाले में? वेरी गुड, वेरी गुड। डाई एटॉमिक लोग कभी नॉन लीनियर हो ही नहीं सकते। कॉमन सेंस तो लगा लेते कम से कम, और नहीं है अगर कॉमन सेंस सुन लेते। तुझे मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक भी पहचान नहीं है? अरे ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? हाँ, 2। ओजोन का क्या फार्मूला होता है? ओ या O2? ओ होता है। इतना गलत कैसे हो सकते हो यार? सारे क्वेश्चन के आंसर कर, मतलब कुछ तो एक तुक्के से भी सही हो सकता है यार। सारे ही गलत बोल रहे थे। चक्कर आ रहा है ना? अभी यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है O3। O3 का क्या नाम होता है? O3 का नाम बता सकते? अब उसको बोलने दे यार। क्या पता बोल दे फेशियल किट। तू लड़का है ना, रहने दे। और शादी भी नहीं हुई है, और शक्ल देख के गर्लफ्रेंड भी नहीं लगती कि होगी। तो तुझे O3 के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। हमसे पूछो। हर महीने 5,500 का खरीदते हैं, और उसके बाद भी शक्ल, खैर। O3 क्या होता है? हाँ हाँ, O2, वेरी गुड वेरी गुड। O2 तो ऑक्सीजन होता है। O3 क्या होता है? ओजोन। चलो बढ़िया, एक तो सही से बताया। तो ये मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक? सोच के आंसर देना। मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक कुछ भी बोल दे बस, बैठा देंगे। डाई एटॉमिक ना? बैठ जा, बैठ। क्या ना, बैठा देंगे। मुझे- एक बार फिर से बता दो। मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक 3 4, ठीक। रिवाइज कर लेता हूँ, मैं ही भूल जाऊंगा इन सब से बात कर। तो ओजोन कैसा गैस है भाई? ट्राई एटॉमिक, वो भी लीनियर वाले में कि नॉन लीनियर वाले? और ऐसे लोगों का गामा क्या होता है? 4/3। ये तो पढ़े होगे। ठीक ठीक ठीक। अब जो वर्क डन होगा वो आएगा हमारा NCV। अब CV से करना, CV कितना होता है बे? 3R/2 3R होता, ठीक है। तो तुम चाहो तो वर्क डन इजक्वल टू NCV डेल्टा T कर लो, या फिर NR डेल्टा T कर लो। दोनों ही केस में एक ही आंसर आएगा। तो N की जगह पे क्या लिखोगे? 2 मोल। CV की जगह पे 3R, और T2 की जगह पे, T2 तो दिया ही नहीं है, T1 दिया हुआ है, T2 नहीं दिया है। 300, यही आ रहा है ना? अरे यही आ रहा है। तो बस अपने को T2 निकालना है। क्या? पहले T2 तो निकालना है। बिना T2 निकाले वर्क निकलेगा ही नहीं, यही तो वर्क है। वर्क के फॉर्मूले में T2 आ रहा है ना, पहले T2 निकालना पड़ेगा। अब T2 कितना है पहले ये बताओ। तो T2 आएगा हमारा V1 सॉरी T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कितना?
T2 V2 T टू पावर गामा -1, यही है। T1 कितना है 300, V1 कितना है नहीं पता, टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू T2 कितना है पता नहीं, और V2 कितना है 8 टाइम्स ऑफ V1 टू द पावर 1/3, यही आ रहा है। तो क्या V1 से V1 कैंसिल हो रहा है, ये 8 का रूट रूट क्यूब करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा और ये V1 गायब, तो T2 कितना आ रहा है, अरे T2 कितना आ रहा है 150, तो यहाँ पर 150 रखेंगे, W इजिकल टू कितना आएगा 2 इंटू 3R इंटू 150 माइनस 300, ये आ रहा है -900, ये आएगा। आर की वैल्यू अगर 0.0821 रखते हो तो एटीएम लीटर में आएगा, और अगर आर की वैल्यू 8.31 रखते हो तो जूल में आएगा। समझ में आ रहा है ना। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये आंसर सही से निकाल पाए। तो ये थोड़ा सा गलत है। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये तो वर्क डन का फॉर्मूला है, पूछा क्या है बे, वर्क डन बाय द गैस, दिख रहा है। तो जो पूछे उसका आंसर बताओगे या जो जल्दी से निकल जाएगा वो आंसर बताओगे, ऑब्वियसली वही जो वर्क डन बाय द गैस आएगा, ये +900 आर के बराबर आएगा। क्या फॉर्मूले से फिर -900 क्यों आ रहा है अबे, क्योंकि फॉर्मूला वर्क का है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का, वर्क डन बाय गैस का नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्क डन बाय गैस, समझ तो नहीं रहे हो। कितने लोग ये +900 आर निकाले थे, ईमानदारी से हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, अभी भी पहली क्लास फिर से पढ़ानी पड़ेगी क्या बे, ऐसे समझ में आता होगा तुझे ये सब समझ में आता